मनोज चित्रकथा में पढ़ते हैं राम रहीम का अगला भाग जिसका नाम है अपने देश के दुश्मन। नहीं नहीं, हम तुम्हारा कहा हरगिज नहीं मानेंगे। हा हा। दिलावर जरा इन्हें बताओ कि मौत का दूत किस बला का नाम है। ओके बॉस, अभी समझाई देता हूँ इन सभी को मैं। पिछले अंक मौत का दूत में आपने पढ़ा कि एक क्रूर अपराधी मौत का दूत किस तरह बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना और डरा धमकाकर भीख, पॉकेटमारी और गैर कानूनी धंधे करवाता है। उसी मौत के दूत का शिकार रामू भीख मांगता हुआ जब राम रहीम के सामने पड़ा और मौत के दूत के आदमियों ने उसकी हत्या कर दी तो राम रहीम ने चीफ मुखर्जी के साथ मिलकर मौत के दूत को पकड़ने की एक योजना तैयार की और घर लौट आए। इधर मौत का दूत राम रहीम की योजना से बेखबर अपने अड्डे पर बच्चों से रिपोर्ट लेने जाता है। इससे आगे क्या होता है ये सब प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ेंगे। जब बुर्का पोस्ट बॉस मौत का दूत अपने लोगों की दिन भर की कारगुजारी की रिपोर्ट लेने अड्डे पर पहुंचता है। क्या सारे लड़के आ गए? यस बॉस, गुड। कैसा रहा चोकरो आज का दिन? कुल मिलाकर अच्छा रहा बॉस, लेकिन लेकिन क्या दिलावर, तुम चुप क्यों हो गए? जो कहना है साफ साफ कहो। भोलों को भी आज मुझे मजबूरन समाप्त करना पड़ा। व्हाट? क्या क्या बक रहे हो? कैसे हुआ यह सब? राम रहीम के कारण ही बॉस। फिर दिलावर ने सारी बातें बताते हुए अंत में कहा, राम को मैंने मार्ग से हटाने की पूरी चेष्टा की थी लेकिन कम वक्त जान बचाकर भाग निकला। फलस्वरूप हमें लाल खंडरों वाला अड्डा भी खाली कर देना पड़ा। यह बहुत बुरा हुआ। उन दोनों का हमारे पीछे लगना बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मैं उन दोनों के शैतानी कारनामों से भलीभांति परिचित हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उनके लंबे हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच जाए। आप चिंता ना करें बॉस, इससे पहले कि हम उन दोनों के हाथ काट कर फेंक देंगे। यस बॉस, इस बार वे हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे। बेकार की बातें मत करो, वे दोनों हमारे गैंग के पीछे लग चुके हैं। उचित ही होगा किसी ग्रुप वाला धंधा कुछ समय के लिए बंद कर दो। यानी आप चाहते हैं कि भीख मांगने वाले लड़कों को अब अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया जाए? हाँ, इसी में भलाई है। खैर, इस चर्चा को बंद करो। रिपोर्ट लेने के बाद मैं इस संबंध में तुमसे बात करूंगा। फिर बॉस अपने आदमियों के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां जयराम पैसा करने वाले बच्चे एकत्रित थे। बॉस जिंदाबाद। सभी बॉस को नमस्कार करने लगे। ठीक है ठीक है, तब तुम लोग अपनी अपनी कमाई पेश करो। उसके बाद बच्चे अपनी अपनी कमाई बॉस को देने लगे। आज मेरे हाथ ये बॉक्स लगा। मुझे आज सबसे ज्यादा भीख मिली है बॉस। आज मैंने नकली शराब की 10 पेटियां निकाली बॉस। मैंने गांजा, चरस और अफीम बताई पतों पर सप्लाई कर दिया है बॉस। शाबाश, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ दिलावर। आज इन सबको ऐश करने की जिम्मेवारी तुम लोगों की है। ओके बॉस। और हाँ, सी ग्रुप के छोकरों, तुम ध्यान से सुनो। अब तुम लोग तब तक काम पर नहीं जाओगे जब तक मेरा आदेश नहीं मिल जाता है। तब तक तुमको यहीं अड्डे पर रहना है। बाकी लड़के अपने काम को पहले की तरह करेंगे। अब तुम लोग जा सकते हो। सारे लड़कों के जाने के पश्चात दिलावर, उन नए छोकरों का क्या हुआ? वे तैयार हुए या नहीं हुए? वे तैयार हो गए हैं बॉस। बस से जरा सा घुटना तोड़ना पड़ा उनका। गुड, तो उनकी ट्रेनिंग आरंभ कर दो। ओके बॉस। अब तुम लोग अपना काम समझ लो। उसके बाद बॉस धीरे धीरे उन्हें समझाने लगा। समझाने के बाद सब ठीक से समझ गए ना तुम लोग? यस बॉस। बस आप राम रहीम के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, उनकी हरकतें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अतः मौका देख उन्हें समाप्त कर दो। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता हूँ। ओके बॉस, हमारा भी यही विचार था। अच्छा, उन दोनों छोकरों की क्या रिपोर्ट है जो पुलिस लॉकअप में है? बॉस, जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार अभी तक अब्दुल व टोनी ने अपना मुंह नहीं खोला है। हम उन पर निगरानी रखो। यदि यह पता लगा कि वे अपना मुंह खोल देंगे तो उन्हें तुरंत खत्म कर देने के आदेश दे देना। ठीक है बॉस। वैसे जेके भिखारी के बेस में हर समय पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद रहता है। उसने उस थाने के एक सिपाही को भी तोड़ लिया है जो उसे उन दोनों के बारे में प्रत्येक जानकारी देता है। बहुत खूब। वास्तव में जेके हमारा सबसे होनहार एजेंट है। सलमा की ओर से कोई रिपोर्ट? अभी कुछ समय पहले ट्रांसमीटर पर उसका संदेश प्राप्त हुआ था। उसके कहने के मुताबिक वह शीघ्र ही उस सैनिक ऑफिसर से सीक्रेट पेपर प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। कुछ जैसे ही वह पेपर लेकर यहाँ पहुंचे, मुझे ट्रांसमीटर पर सूचित कर देना। पड़ोसी देश को उन पेपरों की बहुत जरूरत है। वह कई बार हमसे आग्रह कर चुका है। अब मैं चलता हूँ। ओके, गुड नाइट बॉस। उसके बाद नकाब बॉस वापस लौट पड़ा अगले दिन सुबह।
टेलीफोन की घंटी बजती है। ओह फोन! देखिए, ठहरिए डैडी, मैं देखता हूँ। हेलो, राम स्पीकिंग। दूसरी ओर से चीफ मुखर्जी थे। सुनो, आज दोपहर को मैं उन दोनों लड़कों अब्दुल व टोनी को रिहा करवा रहा हूँ। तुम ठीक समय पर स्क्वेयर स्ट्रीट थाने के सामने पहुंच जाना। ठीक है, पहुंच जाएंगे। राम रिसीवर रख जब नाश्ते की मेज पर पहुंचा। किसका फोन था बेटा? मेरे एक दोस्त का, दोपहर को उसने खाने पर बुलाया है। मैं भी चलूंगा ना भैया। हाँ, तुम भी चलोगे। ना जाने आजकल तुम दोनों क्या करते फिरते हो, एक मिनट भी घर पर नहीं रहते हो। आंटी, घर में खाली बैठे रहने से मन उब जाता है, दोस्तों से गपशप में दिल बहल जाता है। ये कुछ छुपा रहे हैं, अपने बाप को बेवकूफ समझते हैं ये दोनों। और ठीक 2 बजने से 5 मिनट पहले राम रहीम स्क्वेयर स्ट्रीट थाने के सामने पहुंच गए थे। अभी 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट शेष हैं, तो चलो सामने चाय की दुकान पर चलते हैं। अरे ये कमबख्त, कहाँ से आ गए दोनों? और दोनों चाय की दुकान पर पहुंच चाय पीने लगे, लेकिन उनकी दृष्टि थाने के मुख्य द्वार पर ही जमी थी, जबकि उस भिखारी की दृष्टि उन पर जमी थी। क्या चक्कर हो सकता है? इनकी हरकत से तो लगता है कि इन्हें किसी के थाने से निकलने का इंतजार है। और उधर थाने के भीतर, सुनो, तुम दोनों को आज जमानत पर रिहा किया जा रहा है। जमानत पर रिहा? किसने ली हमारी जमानत थानेदार जी? हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मिस्टर जगन्नाथ है, लेकिन तुम दोनों इस बात पर ध्यान रखना कि बिना इत्तला किए इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। जी बहुत अच्छा। जरूर, बॉस ने हमारी जमानत का प्रबंध किया है। कितने महान है बॉस, अपने आदमियों का कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा हुआ हमने मुंह नहीं खोला। क्या सोच रहे हो? यहाँ दस्तखत करो। जब दोनों रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे, आश्चर्यजनक अचानक इनकी जमानत किसने ले ली? चलकर तुरंत जेके को सूचित करूं, फिर वह जाने और उसका काम जाने। सिपाही थाने का बाहर बैठे भिखारी के पास पहुंचा। क्या खबर है खुशीराम? तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। उन दोनों छोकरों की किसी ने जमानत ले ली है, उन्हें रिहा किया जा रहा है। क्या? किसने ली उनकी जमानत? यह मैं कह नहीं सकता। मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उधर चाय की दुकान पर आश्चर्य है राम भैया, वह देखो, वह सिपाही किस तरह उस भिखारी से घुल-मिल कर बातें कर रहा है। छोड़ो यार, हो सकता है वे भिखारी के वेश में ही पुलिस का कोई मुखबिर हो। इधर सिपाही के जाने के बाद जरूर कोई गड़बड़ मालूम होती है, मुझे बॉस को खबर कर देनी चाहिए। फिर वह चुपचाप वहां से उठा और निकट ही पेड़ के झुंड के नीचे पहुंचकर उसने एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। हेलो हेलो, मैं जेके बोल रहा हूँ। हेलो जेके, मैं दिलावर, कहो क्या खबर है? जेके ने सारी सूचना दिलावर को दी। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं आदमी भेज रहा हूँ। क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे मालूम है, निश्चिंत रहो। कुछ देर बाद सावधान रही, वो देखो। उफ! अब्दुल और टोनी, तुम मोटरसाइकिल पर आओ, मैं पैदल ही इनका पीछा करता हूँ। यदि इन्होंने कोई गाड़ी आदि पकड़ ली तो फिर हम मोटरसाइकिल पर इनका पीछा करेंगे, ठीक है? और जैसे ही अब्दुल टोनी बातें करते हुए उनके निकट से होकर आगे बढ़े, राम उनके पीछे हो लिया। पता नहीं ये सीधे अपने अड्डे पर जाएंगे भी या नहीं, खैर देखा जाएगा। रहीम भी कुछ दूरी से मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा था। इतनी दूरी ठीक है, किसी को संदेह नहीं हो पाएगा। अब्दुल और टोनी अपना पीछा किए जाने से अनभिज्ञ आपस में बातें करते चल रहे थे। पता नहीं बॉस ने किसको हमारे लेने नहीं भेजा है। शायद उचित न समझाओ, फिर अड्डा तो हमें मालूम ही है, हम सीधे वहीं चलेंगे। परंतु उनमें से किसी का भी ध्यान उस कार की ओर नहीं था जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वे रहे अब्दुल और टोनी, हाँ, और उनके पीछे राम है। वह उन दोनों गधों का पीछा कर रहा है जिसका उन मूर्खों को ज्ञान नहीं है। फिर क्या विचार है जेके? अब्दुल और टोनी को खत्म करना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। चलो कार स्टार्ट करो। जेके भी कार में सवार हो गया। कार स्टार्ट हो, आगे बढ़ी। गने संभाल लो, ध्यान रहे निशाना नहीं चूकना चाहिए। अब्दुल और टोनी तो पीछे से आती मौत से अनजान थे, लेकिन राम की दृष्टि उस कार पर पड़ी। अरे वही भिखारी! कार में खतरा! खतरा महसूस होते ही राम ने गजब की फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और तभी सड़क पर गोलियां बरसने लगी थी। अरे ये क्या हो रहा है? राम बाल बाल बचा। कार उसके निकट से होती हुई तेज रफ्तार के साथ आगे निकली। राम, तुम ठीक हो ना? मेरी चिंता मत करो, कार का पीछा करो। इधर फायरिंग की आवाज सुन अब्दुल और टोनी ने पलटकर पीछे की ओर देखा। एक कार को भयानक रफ्तार से अपने साथ अपनी ओर आते देख दोनों पूरी तरह से चौंक उठे। खतरा! अब्दुल बचो! खतरे को भाप उन्होंने तेजी से एक तरफ हटना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार उन दोनों को कुचलते हुए आगे निकली। या खुदा! उन शैतानों ने तो इन दोनों को भी कुचल दिया है। रहीम की आंखों में खून उतर आया। उसने पूरी गति से मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा दी। शैतानों, तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। वेदन तो निपट गए, लेकिन वह कम खतरा बच गया। हाँ, यही बुरा हुआ, कहीं उसकी नजर मुझ पर न पड़ गई हो।
तभी उन्हें पीछा किए जाने का एहसास हुआ, जे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। उफ, वह रहीम है, राम का साथी। गति बढ़ाओ, इससे पीछा छुड़ाना जरूरी है। फिर हमें पुलिस के पीछे लगने से पहले ही ये कार भी छोड़ देनी है। ओके, रफ्तार तेज हो गई, शायद पीछा किए जाने का पता चल चुका है उन लोगों को। परंतु रहीम से वे किसी भी तरह से पीछा छुड़ाने में सफल नहीं हुए। वो कमबख्त तो मौत की तरह अब भी हमारे पीछे लगा। कुत्तो, पाताल तक पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा। कार की गति कम करो, हाँ मुझसे निपटना ही होगा अब, और कोई उपाय नहीं है। और तुम लोग अपनी गनें संभाल लो। अरे, कार की गति उन्होंने सहसा कम कर दी है। तभी रहीम पर गोलियां बरसने लगी। टायर का निशाना लो। जेके, वो मोटरसाइकिल से चिपक गया है, गोलियां बेकार जा रही हैं। चलाओ और चलाओ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने हार कर मोटरसाइकिल के टायर का निशाना लिया। अरे बाप रे बाप, वे मोटरसाइकिल का टायर ब्लास्ट करने में सफल हो गए थे। टायर के फटते ही मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई। शाबाश, सत्यानाश हो सालों का। उफ, लेकिन साहसी रहीम चोटों की परवाह न करता हुआ जल्दी से उठ खड़ा हुआ। कमबख्त, चोट देकर निकल गए। अब क्या करूं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई सवारी भी नहीं है। हताश रहीम अभी किसी सवारी की तलाश में इधर उधर देख ही रहा था, तभी एक टैक्सी उसके निकट आकर रुकी। उसमें राम था। क्या हुआ राम? रहीम, ओह राम, सब गड़बड़ हो गया। ओह, अब तक तो वे काफी दूर निकल चुके होंगे, पीछा करना बेकार होगा। तो मोटरसाइकिल यहीं छोड़ो और मेरे साथ टैक्सी में चलो। ठीक है। और मोटरसाइकिल को एक तरफ खड़ी कर राम रहीम के साथ टैक्सी में चल पड़ा। मैंने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी है, बाकी का काम वे निपटा देंगे। ठीक है, अब कहाँ चल रहे हो? चीफ के पास। ओह, कुछ देर बाद। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस कांस्टेबल से मिलने वाला भिखारी भी उस कार में सवार था जिससे तुम पर गोलियां बरसाई गई? अब्दुल व टोनी को खत्म किया गया। यस चीफ, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती है। तब तो हमें तुरंत उस कांस्टेबल को चेक करना चाहिए। बिल्कुल चीफ, यदि देर की तो संभव है अपराधी उसे भी ठिकाने लगा देंगे। अब तक की तमाम घटनाओं से यह प्रमाणित हो चुका है कि मुख्य अपराधी अपने तक पहुंचने का कोई भी सूत्र नहीं छोड़ना चाहता है। उसे भी इस बात का डर होगा कहीं मेरी दृष्टि भी उस पर न पड़ गई हो। उसके साथ मैंने सिपाही को बातें करते हुए देख लिया। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो स्क्वायर स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन पर। पहचानो राम रहीम, कौन है इनमें से वह सिपाही जो उस भिखारी से मिला था? मारे गए, लगता है जेके से मिलते वक्त ये दोनों छोकरे मुझे देख चुके हैं। राम रहीम ने उस सिपाही को तुरंत पहचान लिया। यह है वह सिपाही चीफ। क्यों भाई, क्या इनकार है तुम्हें? चीफ के इशारे पर अन्य साथियों ने उसे घेर लिया। बताओ कौन था वह भिखारी? तुम्हारा क्या संबंध है उससे? कौन भिखारी? कैसा भिखारी? मेरा किसी भिखारी से कोई संबंध नहीं है। उड़ने की कोशिश मत करो, वरना मुंह खुलवाने के लिए पुलिस क्या हथकंडे अपनाती है तुम अच्छी तरह जानते हो। बोलो, वह भिखारी कौन था? उसने दो मासूम बच्चों का कत्ल किया है। परंतु उत्तर देने की बजाय सहसा वह सिपाही भयभीत तो बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मौत का दूत मुझे मार डालेगा। थानेदार चिल्लाया। पकड़ो उसे। राम रहीम व चीफ आदि तेजी से उसके पीछे लपके। रुक जाओ, यहाँ से बचकर निकल नहीं पाओगे तुम। लेकिन वह रुका नहीं। सीढ़ियों से होता हुआ वह इमारत की तिमंजिली छत पर जा पहुंचा। अब कहाँ जाओगे बचकर? भलाई इसी में है, सब कुछ बता दो। नहीं नहीं, अब क्या करूं, भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। चीफ मुखर्जी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पीछे मत हटो वरना संभलो, मर जाओगे मूर्ख। लेकिन ये क्या? पीछे हटते हुए उसका संतुलन बिगड़ा और सिपाही तीसरी मंजिल से नीचे लुढ़कता चला गया। बचने की उम्मीद नहीं है। बहुत बुरा हुआ, ये सूत्र भी हाथ से निकल गया है। अब तो सभी नीचे पहुंचे। सिपाही की लाश के इर्द गिर्द काफी भीड़ एकत्र हो चुकी थी। अरे, ये गिर कैसे पड़ा छत से? गिरा नहीं, बल्कि खुद किसी की है। हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। ये मर चुका है साहब। उस भीड़ में निकल चलो, यह लफड़ा अपने आप ही खत्म हो गया। हमने इसे ठिकाने लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो। उन छोकरों की निगाहों में आना भी अब हमारे लिए ठीक नहीं है। चीफ मुखर्जी के साथ राम रहीम पुनः सीक्रेट सर्विस के ऑफिस पहुंचे। तब सांझ ढल चुकी थी। इस सिपाही की मौत के साथ ही अपराधियों के सरगना तक पहुंचने के तमाम रास्ते फिर बंद हो गए हैं। जी हाँ, लेकिन कुछ मालूमात जरूर हो गई। सिपाही के मुंह से मौत का दूत नाम निकला था। शायद इसी नाम से वह अपने दल में विख्यात है। वाह, इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यही नहीं चीफ, मेरी नजर में उसके कुछ आदमी भी आ चुके हैं। यदि उनमें कोई भी मेरी नजर में आ गया तो उसे पहचानने में धोखा नहीं खाऊंगा। वह तो ठीक है राम, लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है, फिलहाल तुम आगे बढ़ने का कौन सा तरीका अपनाओगे? कोई ना कोई उपाय करूंगा ही चीफ, लेकिन आपको एक कार्य जल्द से जल्द अंजाम देना होगा। हाँ हाँ, कहो। आप शीघ्र से शीघ्र जरा यम पैसों में लगे छोकरों को पकड़ने का अभियान तेज कर दो। हो सकता है मौत का दूत घबरा कर अपने बिल से बाहर निकल आए।
ठीक है, मैं आज ही पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस अभियान को तेजी से आरंभ करवाता हूँ। जब लगातार कई दिनों तक शहर की तमाम सड़कें नापने के पश्चात राम रहीम के अपराधी तक पहुंचने की कोई सफलता नहीं मिली तो एक दिन, देखो राम कैसा लग रहा हूँ, बिल्कुल आवारा। शाबाश, अब तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। आओ चलते हैं अब। दोनों घर से बाहर निकले। जज तो तुम भी कुछ कम नहीं रहे हो, लेकिन मुझे आश्चर्य, आखिर तुम हुलिया बदल कर कहाँ जा रहे हो? शिकार की तलाश में? और मोटरसाइकिल पर सवार वे दोनों एक तरफ बढ़ चले गए। बेकार है, 4-5 दिन से कोई भिखारी छोकरा भीख मांगता पूरे शहर में हमें नहीं दिखा। फिर आज कहाँ से मिल जाएगा? लगता है अपराधी चौकन्ना हो गया है। उसने यह धंधा बंद कर दिया है फिलहाल। यही सोचकर तो आज मैंने ये वेश बदला है। इस वेश में अपराधी हमें नहीं पहचान पाएगा, जबकि हम उसे आसानी से पहचान लेंगे। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब हम ऐसे छोकरों की तलाश करेंगे जो पॉकेटमारी, जंजीर चपटने, नकली शराब बेचने व चरस गांजे आदि के धंधे में लगे हैं। वाह, आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है। फिर दोनों जरायम पैसे में लगे छोकरों की तलाश में निम्न श्रेणी के होटलों, बदनाम अड्डों व गलियों के चक्कर काटने लगे। जब चक्कर काटते काटते दोपहर हो गई तो राम ने शहर के एक बदनाम इलाके में एक साधारण से होटल के सामने मोटरसाइकिल रोकी। अब तक की सारी भाग दौड़ बेकार रही। कोई बात नहीं, आओ पहले कुछ खा पी ले, फिर कोशिश करेंगे। दोनों होटल में प्रविष्ट हुए। आओ आओ बाबू, जो भी खाना पीना चाहोगे वही मिलेगा। तो फिर भेजो कुछ बढ़िया खाने और पीने को। अभी लो बाबू, ऐसी शराब पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, यह तो खाने को देखने से ही मालूम हो रही है। तभी एक व्यक्ति होटल के अंदर प्रविष्ट हुआ। अरे जग्गू, ओ आप! उसे देखकर राम रहीम ही मन चौंक पड़े थे। मालिक को साथ लेकर वह व्यक्ति होटल के तीसरे हिस्से में दाखिल हुआ। जल्दी बाहर चलो। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ बाबू? रहीम ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन राम का इशारा पाकर वह खामोश हो गया। ऐसी घटिया शराब और खाना हमें नहीं चाहिए। इन्हें ले जाओ और पकड़ो अपने पैसे। यार फूटो भी, अब दाम तो मिल ही गया। लेकिन फिर दोनों होटल से बाहर निकल आए। आखिर यह तुम्हें अचानक क्या हुआ? तुमने उस अनजान को पहचाना नहीं रहीम? लेकिन मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती है। वह वही भिखारी था, लेकिन इसमें शानदार सूट बूट में था। क्या कहा तुमने? बौखलाओ मत, शांति से मेरी बात सुनो। कुछ देर बाद वह जरूर बाहर निकलेगा और तुम्हें सब कुछ समझाने के बाद सब कुछ ठीक तरह से समझ गए तुम? हाँ, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन क्या तुम मेरे पीछे नहीं रहोगे? फिर राम उसके कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगा। नहीं, यदि उसे संदेह हो गया तो फिर सारे कार्य पानी फिर जाएगा। ये कार्य अकेले तुम्हें ही अंजाम देना होगा। हाँ, वॉच ट्रांसमीटर द्वारा मैं बराबर तुमसे संपर्क बनाए रखूंगा। अब मैं मोटरसाइकिल लेकर चलता हूँ ताकि उसे किसी प्रकार का संदेह ना हो पाए। ठीक है, तुम जैसा उचित समझो। और राम मोटरसाइकिल लेकर होटल से दूर निकल गया। सहसा एक स्थान पर उसने मोटरसाइकिल रोकी। जब तक रहीम को योजना के प्रथम चरण पर सफलता ना मिल जाए, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। और मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर राम पुनः होटल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह व्यक्ति होटल के मालिक के साथ बाहर निकला। सब काम ठीक होना चाहिए, निश्चित रहे हजूर। अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। और जैसे ही वह व्यक्ति एक तरफ खड़ी अपनी कार की ओर बढ़ा, रहीम तेजी से उसकी ओर लपका और किसी जेब कतरे की तरह उससे टकरा गया। दूसरे ही क्षण उसका साथ उसकी जेब में था। माफ करना साहब, लेकिन वह व्यक्ति भी हद से ज्यादा चालाक था। जैसे ही रहीम ने उसकी जेब पर हाथ साफ कर आगे बढ़ना चाहा, उसने अपना हाथ थाम लिया। उस्तादों से उस्तादी बेटे, लाओ मेरा पर्स। अबे बदमाश ठहर, तुझे अभी बताता हूँ मैं रहीम गिड़गड़ाने लगा। होटल के मालिक ने आते ही रहीम के 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। ससुरे, हमारे ही इलाके में हम ही पर हाथ साफ करता है? रहने दो जग्गू, इसे पुलिस के हवाले कर देना ही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए साहब, पुलिस के हवाले ना कीजिएगा। क्यों, पुलिस का नाम सुनते ही भूख सरक गई क्या? नहीं नहीं, कोई माफी नहीं, चलो मेरे साथ। और रहीम के काफी गिड़गिड़ाने के बावजूद भी वह उसे पकड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ा। माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं भी साथ चलूं हजूर? नहीं, तुम अपना काम करो। वाह, बन गया काम। खूब एक्टिंग दिखाई रहीम ने भी। हजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ फिर कभी किसी की जेब साफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन क्या मुझे बताओगे कि तुम ये सब काम कब से कर रहे हो? तुम्हारे आगे पीछे कौन है, यानी तुम्हारे घर में कौन है? बिल्कुल अकेला हूँ, इस धंधे में नया ही हूँ हजूर। उस्ताद कोई नहीं, इसलिए अनाड़ी हूँ। हर बार पकड़ लिया जाता हूँ। तब पहले शागिर्दी क्यों नहीं करते किसी की तुम? यदि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करूं तो क्या तुम मेरी शागिर्दी करोगे? यदि अब आप छोड़ दे तो जरूर।
कर लूंगा किसी की शागिर्दगी। वो मारा। आपकी शागिर्दगी? हाँ। तुम जैसे कई छोकरे मेरे लिए काम करते हैं, योजना को सफल होते देख रहीम मन ही मन प्रसन्नता से उछल पड़ा। तो क्या आप भी इसी लाइन के गुरु हैं? बिल्कुल ठीक समझे। अब बोलो क्या विचार है? शागिर्दगी करनी है या ले चलूं तुझे पुलिस स्टेशन? आप क्या कह रहे हैं? पुलिस के हत्थे लगने से तो मर जाना बेहतर है। मुझे आपकी शागिर्दगी स्वीकार है। शाबाश लड़के, तुम समझदार हो। अब आप मुझे कहाँ लिए चल रहे हैं? अभी कुछ देर में ही पता चल जाएगा। कुछ समय तक इधर उधर दौड़ाने के पश्चात एक स्थान ले जाकर उसने कार रोक दी। यह आप मुझे कहाँ ले आए? अपने अड्डे के निकट। कहाँ है आपका अड्डा? यह इलाका तो दूर दूर तक सुनसान लगता है। मालूम हो जाएगा। आओ पहले ये पट्टी तुम्हारी आंखों पर बांध दूं। रहीम ने ज्यादा विरोध करना उचित नहीं समझा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? यह हमारे दल का नियम है। नए सदस्यों को तब तक अड्डे के बारे में नहीं बताया जाता है जब तक उस पर विश्वास न हो जाए। फिर वह रहीम को कार में बैठाकर पुनः एक तरफ चल पड़ा। तो क्या तब तक ऐसे लड़के अड्डे के भीतर ही कैद रहते? हाँ, केवल कुछ दिनों के लिए। लेकिन नए लड़कों पर आप विश्वास कैसे करते हैं बिना उसे काम लिए? विश्वास उसके काम से नहीं बल्कि उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करके करते हैं। कुछ देर तक वह गुमनाम सफर चलता रहा और फिर रहीम ने महसूस किया कि कार की गति धीमी हो रही है। जल्दी कार एक हल्के से के झटके के साथ रुक गई। क्या अड्डा गया? हाँ उतरो, लेकिन ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। दोनों कार से उतर पड़े। रहीम का हाथ थामकर वह व्यक्ति जो वास्तव में जेके ही था भीतर की ओर बढ़ा। मेरा हाथ थामकर चुपचाप आगे बढ़ते रहना। इनके अड्डे तक तो पहुंच गया, लेकिन रहीम को कैसे बता पाऊंगा कि उनका यह अड्डा कहाँ और कैसे है? हवेली के भीतर पहुंच जेके एक दीवार के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने दीवार को थपथपा ना जाने क्या किया कि एक तेज आवाज के साथ सामने का फर्श नीचे बैठने लगा। ना जाने ये किस चीज की आवाज है, शायद किसी गुप्त मार्ग की है। काफी दुर्गंध भी आ रही है। क्या रहीम अपराधियों का अड्डा पता राम को दे सका? नकाबपोश बोस वास्तव में कौन था? क्या कोई पुलिस अफसर अथवा शहर का धनाढ़ सेठ? राम ने नकाबपोश बोस को कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए जो योजना बनाई थी, क्या वह उसमें सफल हो सका? क्या मौत के दूत की एजेंट सलमा मिलिट्री के सीक्रेट पेपर उड़ा पाने में सफल हो सकी? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मनोचित्र कथा के आगामी सेट में पढ़े यम के बेटे। धन्यवाद दोस्तों।